अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसमें ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना आता है। लेकिन आज हम सिर्फ ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यूट्रस और वेजाइना डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ओवरीज। ठीक है, तो ओवरीज क्या है? दीज आर almond शेप पेयर्ड ऑर्गन प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द यूट्रस। ठीक है, और विद इन द ब्रॉड लिगामेंट ये प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल। देयर फंक्शन इज oogenesis एंड प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स इंक्लूडिंग ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और इसका फंक्शन बेसिकली क्या है? oogenesis जो एग सेल है जिसने इन द फ्यूचर एम्ब्रियो और जाइगोट बनाना है, उसकी प्रोडक्शन ओवरीज में हो रही होती है। ठीक है, तो ये इनकी जनरल अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होती हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द यूट्रस विद इन द ट्रू पैल्विक कैविटी विद इन द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। ठीक है, और ये जो है हमारे पास इसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। अब अगर हम इसकी लेयर्स की बात करें तो सबसे आउटर मोस्ट इसकी कवरिंग जो होती है दैट इज कवर्ड बाय द फाइब्रोफैटी टिश्यू। ठीक है, उसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बोजीनिया। ठीक है, ट्यूनिका मीन लेयर्स। तो ये ट्यूनिका एल्बोजीनिया से कवर होती है। उसके नीचे बिल्कुल होती है जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपको नजर आ रही है, ठीक है, दिस इज द आउटर मोस्ट जो सबसे लेयर है, दिस इज द ट्यूनिका एल्बोजीनिया। ट्यूनिका एल्बोजीनिया के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है एंड जर्मिनल एपिथेलियम इज द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, इट इज मिसनोमर के जर्म सेल्स इससे प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज नॉट दैट एपिथेलियम, बल्कि जर्म सेल्स तो जो हैं वो एम्ब्रियोलॉजिकली अगर उनका ओरिजिन देखा जाए तो दे आर डिराइव फ्रॉम प्राइमोडियल जर्म सेल्स। और प्राइमोडियल जर्म सेल्स हमारे पास आते हैं एपीब्लास्ट से। जो एम्ब्रियो की दो मेन लेयर्स होती हैं, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, जर्म सेल्स वहां से आ रहे होते हैं। सो जर्मिनल एपिथेलियम जस्ट एक सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है जो कि अराउंड द ओवरी, जिसने ओवरी को सराउंड किया होता है। उसके बाद अगर हम मजीद अंदर आए तो हमने जो ओवरी का जो सब्सटेंस है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वन इज द आउटर पार्ट जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, ओवेरियन कॉर्टेक्स, और जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज द मेडुला। जो ओवेरियन कॉर्टेक्स है, जो पेरिफेरल पार्ट है, वहाँ पर सारे फॉलिकल्स की, सारे oocytes की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, जो विच इज द मेन फंक्शन ऑफ द ओवरी। ठीक है, और जो मेडुला है, जो सेंट्रल पोर्शन है, वहाँ पर होता है सपोर्टिंग टिश्यू, स्ट्रोमा और कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जिसमें आर्टरीज होती हैं, नर्व्स होती हैं, वेन्स होती हैं, लिम्फेटिक्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स होता है, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स होते हैं। सारा जितना भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो सारा उस स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। और पेरिफेरी में फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही होती है। जैसे इस डायग्राम में आपको पेरिफेरी में नजर आ रहे हैं कि किस तरह से जो है वो प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, और फिर वो सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल, फिर वो रप्चर हुआ है, ओवुलेशन हुई है, देन कॉर्पस ल्यूटियम, और फिर वो रिग्रेस होकर ये कॉर्पस एल्बाइकन बन जाता है। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ ओवम डेवलपमेंट। तो हमने अभी तक इसकी क्या पढ़ा है कि इसकी लोकेशन क्या है और इसकी लेयर्स क्या क्या हैं? ट्यूनिका एल्बोजीनिया, जर्मिनल एपिथेलियम, कॉर्टेक्स, मेडुला। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम पढ़ें अच्छा, डायग्राम से देखते हैं कि हमने बात की कि इट इज़ प्रेजेंट विद इन द ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, तो ब्रॉड लिगामेंट के अंदर इसकी डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं विद द यूट्रस एंड विद द लेटरल वॉल। अगर हम लेटरल वॉल यूट्रस से बात करें पहले, ठीक है, तो यूट्रस के साथ ये अटैच होता है थ्रू अ लिगामेंट विच इज नोन एज ओवेरियन लिगामेंट और राउंड लिगामेंट ऑफ द ओवरी। ठीक है, जो इसको यूट्रस के फंडस पोर्शन से ज्वाइन करता है ओवरीज को इन ऑर्डर टू सस्पेंड इट इनटू द पैल्विक कैविटी। ठीक है, और दूसरी एक तो ये यूट्रस सस्पेंड हो गया बट स्टिल अभी अपनी पोजीशन पर फिक्स नहीं है। ठीक है, तो हम इसे लेटरल साइड पर भी एक लिगामेंट के थ्रू लैटरल वॉल ऑफ पैल्विक कैविटी के साथ जोड़ देते हैं। दिस लिगामेंट जो यहाँ पर ये निकलता हुआ नजर आ रहा है, दिस लिगामेंट इज नोन एज द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी। ठीक है, सो दिस इज द लिगामेंट्स ऑफ ओवरी। उसके बाद अगर हम बात करें कि ब्रॉड, हमने ब्रॉड लिगामेंट को, अगर आप ब्रॉड लिगामेंट वाला लेक्चर लें जो कि पैल्विक फेशिया, पैल्विक पेरिटोनियम में आता है, तो हमने ब्रॉड लिगामेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। देयर इज मीजोसाल्पिंक्स, मीजोओवेरियम एंड मीजोमेट्रियम। मीजोसाल्पिंक्स जो उसका फेलोपियन ट्यूब के साथ पार्ट अटैच होता है, ठीक है, मीजोओवेरियन ओवरी के साथ, और मीजोमेट्रियम जो सिर्फ यूट्रस वाला पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम इस डायग्राम से बात करें तो इस डायग्राम में हमारे पास जो ये वाला पार्ट है जो कि फेलोपियन ट्यूब के साथ अटैच है, दिस इज द मीजोसाल्पिंक्स। ठीक है, साल्पिंक्स वर्ड इज यूज्ड फॉर फेलोपियन ट्यूब। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है जो थोड़ा सा हाइड हुआ है, जिसकी आपको इधर से ये नजर आ रही है बाउंड्री, ठीक है, जिसके अंदर वेसल्स हैं, वेसल्स एक्चुअली फेलोपियन ट्यूब की, यूट्रस की, ओवरीज की विद इन द ब्रॉड लिगामेंट ट्रेवल करी होती हैं, विद इन द 2 लेयर्स ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द मीजो ओवेरियन जो कि पीछे एक्सटेंड करेगा टिल द ओवरीज। ठीक है, तो ये हमारे पास मीजो ओवेरियम है जो ऊपर वाला है, दिस इज द मीजोसाल्पिंक्स, और ये जो नीचे यूट्रस के साथ, इधर यूट्रस होगा, उसके साथ जो अटैच हो रहा है दैट विल बी द मीजोमेट्रियम वाला पार्ट। उसके बाद हमारे पास है
ये मैंने बता दिया, सस्पेंसरी लिगामेंट, राउंड लिगामेंट और मीजो ओवेरियम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दिस इज अनदर डायग्राम। इसमें क्या शो हो रहा है कि मीजो ओवेरियम कहाँ है, ये मीजो ओवेरियम है, ये राउंड लिगामेंट है, यहाँ से सस्पेंसरी लिगामेंट जा रहा है। ठीक है, दिस इज ओवरी, दिस इज मीजोसाल्पिंक्स, दिस इज मीजोमेट्रियम, ये यूट्रस है, ओवरी इज अटैच्ड टू इट वाया दिस लिगामेंट एंड दीज आर द कनेक्शंस ऑफ द ओवरी विद द नियर बाय ऑर्गन्स और विजरास। ठीक है, ये भी वही डायग्राम है। अब अगर हम ओवरी की ब्लड सप्लाई की बात करें तो ओवरी इज सप्लाइड बाय द ओवेरियन आर्टरी। ओवेरियन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा की डायरेक्ट ब्रांच है। ठीक है, और ये कैसे आ रही होती है, अगर आपने टेस्टिकुलर आर्टरी याद हो, टेस्टिस के लेक्चर में मैंने बताया था कि टेस्टिकुलर आर्टरी, क्योंकि टेस्टिस डेवलप होती हैं किडनी के पास लंबर रीजन में, तो वहीं से उनकी वेन और आर्टरी आती है विच इज नोन एज टेस्टिकुलर वेन और टेस्टिकुलर आर्टरी। तो सेम इज द केस विद द ओवरीज, इनकी भी ओवेरियन आर्टरी और ओवेरियन वेन वहीं से आती है और वहीं पर जाकर इंफीरियर वेना केवा में ओवेरियन वेन ड्रेन करती है। ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। सो ओवेरियन आर्टरी आती है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट डायग्राम से दिखाऊं तो बिल्कुल इसी यहाँ से ऐसे ओवेरियन आर्टरी भी आती है और वो आर्टरी आकर इसको यहाँ से सप्लाई करती है। अब अगर हम आर्टरी का देखें तो ये ओवेरियन आर्टरी आ गई यहाँ पर, ब्रॉड लिगामेंट के अंदर आ जाती है। ब्रॉड लिगामेंट के अंदर आने के बाद इट हैज़ अ टॉर्चुअस कोर्स और ये डिफरेंट ब्रांचेस के थ्रू ओवरीज को सप्लाई करती है। कुछ ब्रांचेस फैलोपियन ट्यूब को जा रही होती हैं। ठीक है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न टुडे। उसके बाद जो इसका टर्मिनल पोर्शन होता है वो यूट्राइन आर्टरी के साथ जो है वो एनास्टोमोस कर जाता है। ठीक है, सो दिस इज द ब्लड सप्लाई ऑफ ओवरीज। और ओवरीज कहाँ से आ रही होती है, विच इज द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, डायरेक्ट ब्रांच। ठीक है, तो ये होगी ब्लड सप्लाई। और नर्व वेनस ड्रेनेज जिसकी मैंने बताई है क्या है, थोड़ी सा डिफरेंस है राइट और लेफ्ट साइड पर। अगर आप देखें ऑन द राइट साइड तो ये वेनस ड्रेनेज डायरेक्टली ड्रेन हो रही है इनटू इंफीरियर वेना केवा, बट ऑन द लेफ्ट साइड एज सेम एज द केस विद द टेस्टिकुलर वेन के लेफ्ट साइड पर जो है वो लेफ्ट ओवेरियन वेन जो है वो लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन करती है इंस्टेड ऑफ ड्रेनिंग इनटू डायरेक्टली इनटू इंफीरियर वेना केवा। बिकॉज एम्ब्रियोलॉजिकली अगर आप रिवाइज करें विनस सिस्टम का डेवलपमेंट तो आपको याद आएगा कि हम लेफ्ट टू राइट शंट्स पढ़ते हैं। सारा लेफ्ट साइड वाला जो ब्लड है वो शंट कर दिया जाता है टुवर्ड्स द राइट, बिकॉज सिर्फ राइट साइड वाली जो है ना वो इंफीरियर वेना केवा वहाँ पर होती है, वहाँ वो परसिस्ट करनी होती है। ठीक है, लिवर वहाँ पर होता है, वहाँ से इंफीरियर वेना केवा लिवर के अंदर से गुजर के जा रही होती है ऑन द राइट साइड। सो दैट्स वाई ऑल द लेफ्ट ब्लड ऑफ द लेफ्ट साइड इज ड्रेन्ड इनटू द शंटेड इनटू द राइट साइड। तो ये होगी इसकी वेनस ड्रेनेज। अब इस डायग्राम से हम इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज देख लेते हैं। ठीक है, ओवरीज कहाँ है, ट्रेस करें ओवरीज को, ग्रीन कलर में उसके एरोज शो हुए हैं। ठीक है, दीज आर द ओवरीज और ये ग्रीन कलर में एक एरो यहाँ जा रहा है टू द पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स एंड ठीक है, तो ये पैरा एओर्टिक में आ जाएगा और एक एरो जा रहा है इनटू द एक्सटर्नल आइलियक लिम्फ नोड्स और एक एरो हमारे पास जा रहा है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो ओवरीज की जो है ये हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज आ गई है। अब अगर इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई आ रही होती है, अगर आप ओवेरियन आर्टरी को ट्रेस करें यहाँ पर तो दिस इज द ओवेरियन आर्टरी। ठीक है, दोनों साइड्स पर। ठीक है, और तो इसके ऊपर ही आयोटिक जो प्लेक्सस होते हैं ना, आयोटा के ना पास डिफरेंट नर्व प्लेक्सस पड़े होते हैं। उन नर्व प्लेक्सस की डिफरेंट ब्रांचेस जो है ना वो वाउंड कर जाती हैं अराउंड द ओवेरियन आर्टरी और उसके थ्रू वो रीच कर जाती हैं टू द ओवरीज एंड दे इनोवेट द ओवरीज। ठीक है, सो दैट्स हाउ। तो हम इसकी डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे, आयोटिक प्लेक्सस। ठीक है, आयोटिक प्लेक्सस से फाइबर्स आते हैं थ्रू द रीनल आर्टरी और फिर वो उसको इनोवेट करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द नर्व सप्लाई। उसके बाद कुछ क्लिनिकल्स हैं ओवरी की पोजीशन से रिलेटेड, यानी नॉर्मली ओवरी की पोजीशन होती है पोस्टीरियर टू द पोस्टीरियर पोजीशन होती है ब्रॉड लिगामेंट के, यानी ब्रॉड लिगामेंट के अंदर होती है दोनों लेयर्स के दरमियान, बट वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओवेरियन फोसा के अंदर, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर ना इसका posterior ovarian fossa होता है. That is not actually a fossa, but it is a small depression formed by the ovarian substance on the posterior abdominal wall. ठीक है, वो इसकी पोजीशन होती है। नॉर्मली ये ट्रू पैल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, बट इन प्रेगनेंसी क्या होता है, ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस और यूट्रस के साथ क्योंकि लिगामेंट्स के जरिए से और ब्रॉड लिगामेंट के जरिए से ओवरीज भी अटैच हैं, तो ये भी लिगामेंट्स के टॉर्चेस लिगामेंट्स के टॉर्ट हो जाने की वजह से ऊपर थोड़ा सा मूव कर जाती हैं इनटू द फॉल्स पेल्विस। लेकिन आफ्टर द सबसाइड व्हेन द प्रेगनेंसी बिकम्स नॉर्मल, तो डिलीवरी ऑफ द बेबी के बाद ये वापस आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लिगामेंट्स रिलैक्स होने लग जाते हैं और अपनी पोजीशन पर वापस आने लग जाती है और फिर ये वापस ट्रू पेल्विस में आ जाती है। ठीक है, बट ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आती। उसके बाद आता है ओवेरियन सिस्ट। नॉर्मली ओवेरियन सिस्ट ओवरी में बनते हैं, लाइक जो हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है ग्राफियन फॉलिकल जिसमें एंट्रम होती है।
ठीक है। वो इंट्रम क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, तो वो भी एक सिस्ट है। ठीक है, जब ओवुलेशन होने लगती है ना तो वो सिस्ट इनलार्ज हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। अगर वो रप्चर हो जाए तो ओवुलेशन हो जाती है। ठीक है, अगर वो सिस्ट परसिस्ट कर जाए ड्यू टू एनी रीजन तो वो बड़ा होता जाता है एंड इट कैन लीड टू ओवेरियन सिस्ट फॉर्मेशन। और ऐसे ही अगर मल्टीपल फॉलिकल डिफरेंट स्टेजेस पर अरेस्ट होकर उनके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाए, बिकॉज दे हैव एपिथेलियम इन देम, दे हैव सेल्स, ग्लैंडुलर सेल्स इन देम, तो अगर वो सिक्रीट करते करते वो इनलार्ज हो जाएं और दे कैन लीड टू मल्टीपल सिस्ट, और इसी तरह जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर द टू कंडीशंस क्लिनिकल रिलेटेड टू द ओवरीज। अब अगर हम फेलोपियन ट्यूब की बात करें, ये सिस्ट की जो है वो डायग्राम है जिसमें आपको एक ओवेरियन सिस्ट नजर आ रहा है। ये सिंगल ओवेरियन सिस्ट है और ये मल्टीपल ओवेरियन सिस्ट हैं जो लेफ्ट वाली ओवरी में नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम फेलोपियन ट्यूब की बात करें तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। फेलोपियन ट्यूब क्या है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट कर रहा है ओवरीज को जो है वो हमारे पास यूट्रस के साथ। इसका फंक्शन क्या है, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन, ट्रांसमिशन ऑफ स्पर्म टू द ओवम। ठीक है, और स्पर्म की डिफरेंट जो रिएक्शन, कैपेसिटेशन रिएक्शन है वो सारा इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन इवन फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रही होती है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। लोकेशन इसकी क्या है, ये विद इन द, इट इज प्रेजेंट ऑन द मोस्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट एंड इट इज कवर्ड बाय द ब्रॉड लिगामेंट। और ये ब्रॉड लिगामेंट के जिस पार्ट के जरिए से यूट्रस के साथ अटैच होता है दैट इज नोन एज मीजोसैल्पिंग्स, वो भी हम डायग्राम में भी देखेंगे। लोकेशन की बात होगी, इट हैज 5 पार्ट्स। जो इसका फाइनल शेप सबसे पहला पार्ट है दैट इज द इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम अगर आप देखें तो हमारे पास फेलोपियन ट्यूब की डायग्राम मेरे पास ठीक है, ये वाली डायग्राम अगर हम देखें तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है ना सबसे फर्स्ट वाला, दिस इज इन फंडिबुलम, और इसकी काफ़ी सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जो ओवरीज के ऊपर आ रही होती है ना टू कैच द ओवम, दीज आर नोन एज फिम्बरी। ठीक है, तो इन फंडिबुलम, फिम्बरी। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है एम्पुला। ठीक है, एम्पुला होता है मोस्ट वुलन पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये जो मोस्ट वुलन पार्ट आ रहा है यहाँ पर जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, उसके बाद वी हैव इस्थमस। ठीक है, इस्थमस इज द मोस्ट नैरोअर पार्ट जो यहाँ आकर स्टार्ट होता है। उसके बाद वी हैव इंट्राम्यूरल पार्ट जो कि विद इन द यूट्रस ओपन हो रहा होता है। इफ़ यू कैन सी, तो ये हमारे पास इंट्राम्यूरल पार्ट है, और जो ये जो सबसे नैरोएस्ट इससे पहले आ रहा है दैट इज़ द हमारे पास जो उसका क्या नेम है, इस्थमस। ठीक है, so this is another diagram जिसमें parts भी labeled हैं। we have ovarian fimbri, infundibulum of fallopian tube, then ampulla, then isthmus, और फिर उसका intramural जो within the uterine cavity open हो रहा है वो वाला part आ जाता है। उसके बाद ये ब्रॉड लिगामेंट की जिस लेयर के थ्रू अटैच होती है, मैंने ओवरीज में भी बता दिया है सारा डिटेल से कि ये मीजोसैल्पिंग्स है, नीचे ये मीजोवेरियम है और ये नीचे मीजोमेट्रियम है, ब्रॉड लिगामेंट के पार्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद दिस इज अनदर डायग्राम, इसमें मीजोसैल्पिंग्स कहाँ है, ये हमारे पास मीजोसैल्पिंग्स है, इसके अंदर इसकी ब्लड वेसल्स होती हैं और बाकी नर्व सारी इसमें से आ रही होती हैं। ठीक है, इसकी आर्टीरियल सप्लाई, इसकी वीनस ड्रेनेज इट इज सेम एज ऑफ द ओवरीज। ठीक है, ये उन्हीं की आर्टरीज, उन्हीं की नर्व से और उसी की वेन से जो है वो सप्लाई होती है, वही लिम्फेटिक ड्रेनेज होगी। ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज, बल्कि इसकी हम देख लेते हैं, मेरे पास जो पिक्चर थी उसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी भी हमें मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम इससे इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज देखें तो हमारे पास ये जो ब्राउनिश कलर के स्ट्रक्चर है ना, ब्राउनिश लाइन्स जो जा रही हैं, ये हमारे पास है फेलोपियन ट्यूब की। तो ये आप देख रहे हैं पैरायोटिक में जा रही है, एक्सटर्नल आइलिक लिम्फ, सॉरी इंटरनल आई, दिस इज आर द इंटरनल आइलिक लिम्फ नोड्स अंदर वाले, तो इंटरनल आइलिक में जा रही है। ठीक है, और बस ये इन दो में जा रही है। ठीक है, तो ये इसकी होगी लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्लिनिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, क्लिनिकल क्या है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अगर आप नोट करें, ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे पास कहाँ पड़ा हुआ है, कैविटी में पड़ा है ना। कौन सी कैविटी, पेल्विक कैविटी। अगर आप देखें तो ये फेलोपियन ट्यूब ओपन हो रही है इनटू द पेल्विक कैविटी, और वी नो दैट के इसके बाद यूट्रस आएगा, सर्विक्स आएगा, फिर विजाइना आएगा। विजाइना इज ऑल्सो एन ओपनिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो फेलोपियन ट्यूब है ये और यूट्रस, ये मिलकर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को पेरिटोनियल जो पेल्विक कैविटी है, सॉरी पेल्विक कैविटी से कनेक्ट करें। दिस इज द पेल्विक कैविटी जिसके अंदर ये फेलोपियन ट्यूब ओपन हो रही है। ये स्पेसिफिकली ओवरी के ऊपर ओपन नहीं होती, ये पेल्विक कैविटी में ओपन होती है। ठीक है, जब एग रिलीज होता है ना तो वो एक स्टिग्मा बनता है ओवरी के ऊपर, और ये फिम्बरी फिंगर लाइक होती है, इनमें से एक फिम्बरी काफ़ी लॉन्ग होता है जो ओवरीज के ऊपर जा रहा होता है, और वो सेंस करता है कि कहाँ पर स्टिग्मा बना है। वहाँ पर जाकर फिर ये फेलोपियन ट्यूब की उस तरफ और फिम्बरी आते हैं और फिर वो पकड़ लेते हैं और फिर एग मूव करता है। ठीक है, अदरवाइज ये फ्री पड़ा होता है इनटू द पेल्विक कैविटी। तो जब कोई इन्फेक्शन आया है थ्रू वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, तो देर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ दिस इन्फेक्शन टू बी ट्रांसमिटेड इनटू द पेल्विक कैविटी, और वो वहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, दिस कैन लीड टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो विद इन द ट्यूब, वो ट्यूब की इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर सकता है फेलोपियन ट्यूब की, इट कैन लीड टू सेल्फिंजाइटिस।
और अगर पेल्विस में चला गया है तो पेल्विस में वो पेल्विक एब्सिस बना सकता है और डिफरेंट सारे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, उसको हम कहेंगे पेल्विक एब्सिस। और नॉर्मली वी नो कि ट्यूब के अंदर फेलोपियन ट्यूब या ओवेरियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, बट आफ्टर विद इन अ वीक वो जो है जाइगोट जाकर इम्प्लांट हो जाता है इनटू द यूट्रस। अगर ड्यू टू एनी रीज़न वो इम्प्लांट नहीं होता, वो वहीं रह जाता है, विद इन द फेलोपियन ट्यूब इम्प्लांट हो जाता है, वहीं पर उसकी इम्प्लांटेशन हो जाती है, तो दिस कैन लीड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और हो सकता है कि वो फेलोपियन ट्यूब से मूव करता हुआ पेल्विक कैविटी में आकर कहीं इम्प्लांट हो जाए, तो इसको एब्डोमिनल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ अ वेरी डेंजरस कंडीशन कि आपके पास इसमें क्या होगा, सारी डेवलपमेंट हो रही होगी, ठीक है, और इसमें जो है वो ऑर्गन्स नियर बाय बहुत सफ़र करेंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल पोजीशन। तो दिस इज़ अबाउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ट्यूबल लाइगेशन क्या होता है कि नॉर्मली जब परमानेंट करवाना हो ना, मतलब जो बर्थ कंट्रोल नॉर्मल उसका परमानेंट मेथड है ना, उसको वन ऑफ द मेथड इज ट्यूबल लाइगेशन। ठीक है, जिसमें हम तो सबसे पहले ट्यूब को कट करते हैं, उसके दोनों एंड्स को जो है वो बंद कर देते हैं बाय कॉटराइजेशन, ठीक है, बाय इलेक्ट्रिक स्टिमुलस, और बाय उसको जला देते हैं थ्रू इलेक्ट्रिक नीडल्स, ठीक है, और फिर उसको टाई कर देते हैं, और फिर मतलब उसको परमानेंटली बंद कर देते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए। ठीक है, और अगर ड्यू टू एनी इमरजेंसी आप उसको जो है वो रीस्टोर करवाना चाहते हैं, तो क्या होता है, देयर आर सिर्फ ओनली 20% चांसेस कि दोबारा वो फर्टिलाइजेशन हो सकती है वहाँ पर। ठीक है, बिकॉज वो सारी हमने एक बार कट कर दी होती है, सारा कनेक्शन डिस्टर्ब कर दिया होता है। हम ओवरीज के लेवल पर स्टॉप क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ओवरीज के अदर फंक्शंस भी हैं। अगर हम ओवरीज को बंद कर देंगे तो ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन है, प्रोजेस्टेरोन वो सारी जो है वो अफेक्ट हो जाएगी, तो हम ट्यूब को ही इसलिए बंद कर देते हैं, वहाँ पर एक ब्रेक लगा देते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यूट्रस और जो है वजाइना डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।